चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल का, सॉरी एसक्यूएल नहीं बट एडमिन 1 का क्लास 3। बहुत मुश्किल है। तो हमने जो इंस्टेंस पढ़ लिया, आज जो है मैं डेटाबेस इंस्टॉलेशन सिखाने का सोच रहा था, लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा लिनक्स के ऊपर हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। लिनक्स की नॉलेज होगी तो लिनक्स के ऊपर डेटाबेस को मैनेज कर पाएंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्योंकि किस तरह कॉपी करना है, किस तरह फोल्डर्स बनाने हैं, लिनक्स की कमांड्स आएंगे तो पता कुछ भी नहीं होगा। तो आज प्योरली लिनक्स बेस्ड क्लास होगी। इसमें बेसिक जितने भी कमांड्स हैं मैं आज सिखा दूंगा लिनक्स के, और बाकी इनको याद और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आप नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में जिनके पास लैपटॉप है, प्लीज़ ब्रिंग द लैपटॉप। जिनके पास है ले आइए, कि मैं करता हूँ साथ में आपके हाथ भी चलने चाहिए आपके कीबोर्ड के ऊपर, ताकि हैंड्स ऑन हो। वरना मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद कोई वीडियो नहीं देखता, काफ़ी लोग जहमत नहीं करते, मुझे पता है। जिनको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, काइंडली देखें। यही 6 महीने हैं, इसमें पढ़ाई करो, उसके बाद जो मर्जी मौजे मारना। काफ़ी लड़के ऐसे हैं, बोल रहे हैं चलो क्लास चल रही है, उसके बाद जॉब भी लग जाती है, एज अ फ्रेश वो रख भी लेते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं रहता उनकी जॉब में। वजह क्या है कि वो लोग कॉन्सेप्ट नहीं होते, फिर उनको दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। वही 6 महीने लगाने पड़ते हैं, तभी जाके वो स्ट्रांग बनते हैं। तो इसीलिए अभी लगा लो, उसके बाद जो मर्जी करना है वही करना, ठीक है। चलिए, तो मैं सर्वर को ऑन कर देता हूँ पहले तो वीएम को। अच्छा, ये वीएम जो है, ये वीएम बनाना भी सीखेंगे हम, ठीक है। लेकिन आज जो है बेसिक कमांड्स है लिनक्स के, वो देख लो, उसके बाद हम वीएम बनाना सीखेंगे। हमारा भी जो टेस्ट डीबी है, ये नेक्स्ट वीक में मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से। मोस्ट प्रॉब्ली आप सबको कहूँगा जाके रिमूव कर दो अपने कंप्यूटर से। मुझे फ्रेश नए इंस्टॉलेशन नाम से हर किसी को टास्क असाइन करूँगा, इस नाम से बना के ला के दो, फिर आप लोगों को बनाना है वो लिनक्स। उस पर डेटाबेस भी खुद इंस्टॉल करेंगे आप लोग, एसक्यूएल प्लस तक खुद ले आए हुए मुझे कि भाई सर ये मैं लेके आया हूँ आपको, ठीक है। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है वो उस पर करने जाएंगे। थैंक यू यासर भाई, ठीक है। ये मशीन मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे अब काफ़ी लोगों को ये पता नहीं कि VMware है क्या। असल में क्या है कि मेरा जो लैपटॉप है, इसके ऊपर अगर मैं लिनक्स इंस्टॉल करूँगा तो मेरा विंडोज़ चला जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूँ, ठीक है। अगर 2 करूँगा उसमें एक तरीका है, हो जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा ओरिजिनल हार्डवेयर के ऊपर मैं सब बनाऊँ करूँ, मैं वो भी कचरा डालूँ वो भी कचरा डालूँ 2 पैरेलल में। इसलिए मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया VMware नाम का, वर्चुअल मशीन वेयर, ठीक है। ये इसका समझो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हार्डवेयर बनेगा। हार्डवेयर कौन सा? सॉफ्टवेयर बेस्ड, जिसमें आपका रैम है, CPU है, स्टोरेज है, ठीक है। ये सब कुछ वर्चुअल होगा, जैसे इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब चीज़ें वर्चुअल हैं, और इसके अंदर आप मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हो, ताकि सब जो भी आप कचरा करो उस कंटेनर के अंदर हो, उससे बाहर आपके ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम पे इम्पैक्ट ना आए। जो भी आप इंस्टॉल करोगे इसके अंदर जाएगा डेटाबेस का। अगर मैं इस VM को उड़ा दूंगा तो मेरा जितना भी कुछ इसमें इंस्टॉल था सब चला जाएगा, मेरे ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये VMware मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं हमें, और रियल टाइम में करेंगे तो ओरिजिनल जी वो अलग होता है, वो एक सर्वर है। ये जो हम यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप वर्जन है, हाइपर वर्जन भी सेम ही है, इसका इस जैसा ही है VMware होगा। जी जी जी, एक पूरा स्टोरेज साइड पे हाइपर उनका, देखें आपको स्टोरेज डेल का भी मिलेगा, HP का स्टोरेज मिलेगा। इस तरह हाइपरवाइजर होगा भी स्टोरेज अपना मैकेनिज्म है। स्टोरेज आप उनसे खरीदेंगे तो आपको उसका स्टोरेज का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से मिलेगा, उसको मैनेज करने के लिए। सिर्फ वो इसीलिए होता है उसको मैनेज करने के लिए। इसी तरह हाइपरवाइजर जो आता है आपका VMware, जिसमें VMs बनते हैं, वो आपका इंटरप्राइज सर्वर है वो। और ये जो हम चला रहे हैं ये डेस्कटॉप वर्जन है, ये समझो कि आप उस लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये इंटरप्राइज लेवल का नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए अभी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह का है। और जी ये नहीं होता इंडस्ट्री में, ये तो हम प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री वाला नहीं है, वो हाइपरवाइजर होता है, आप सही कह रहे हैं। तो इसको देख लें, ये सिर्फ हमारे सीखने तक है, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह वहाँ चलते होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। ये समझो कि अब ये जो सिस्टम है, ये समझो US में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ है ही नहीं मेरे पास। अब मैं रिमोटली इसको कनेक्ट करूँगा यहाँ से बैठ के। रिमोटली मतलब कि एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी करूँगा उसकी। बात समझ आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ पुटी। पुटी वो सॉफ्टवेयर है जो किस पोर्ट पे चलता है? 22। और 22 पोर्ट जो है वो किसका है? SSH, सिक्योर शेल। पोर्ट नंबर 22 किसका है?
सिक्योर शेल का। आप लोगों ने FTP का सुना होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसका क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, 21 है। FTP का 21 नंबर पोर्ट है। पोर्ट क्या है, वो टनल है, वो रास्ता है जहां से एक्सेस करते हो आप किसी रोड कहीं। आपको अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी जाना है तो ये रोड लेगा आप, कराची यूनिवर्सिटी वाला, ठीक है, ये रोड है उसका, तो वो नंबर जो है उसका रोड है, रास्ता है जी। गली नंबर 2, गली नंबर 3 इस तरह होता है ना, तो पोर्ट नंबर भी रास्ते हैं। हर सॉफ्टवेयर का पोर्ट होता है, याद रखें, हर सॉफ्टवेयर का। जैसे आप स्काइप चलाते हैं, उसका बैकएंड पे कोई ना कोई पोर्ट नंबर होगा, बगैर पोर्ट नंबर के स्काइप भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपका गूगल क्रोम चल रहा है अभी किसी पोर्ट नंबर पे चल रहा है, बैकएंड पे पोर्ट ही है। बात समझ आ रही है। इसी तरह सिक्योर शेल भी एक प्रोग्राम है, उसका पोर्ट नंबर क्या है, 22। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। आज से पोर्ट नंबर 22 से दोस्ती कर लो। अगर लिनक्स से दोस्ती करनी है, पोर्ट नंबर 22 से दोस्ती कर लो। ये सिक्योर शेल का पोर्ट है, ठीक है। मैं कहता हूं कि सिक्योर शेल लो इस सर्वर का, वरना यहाँ पे आईपी टाइप कर दो। मेरे आईपी उसकी है 10.10.10.50। ये मैंने आईपी रखी है अपने सर्वर की। फिलहाल कंफ्यूज ना हो, ये कल परसों वाले क्लास में पूरे आईपीज कॉन्फ़िगर करना आप लोग सीखोगे मुझसे, ठीक है। फिलहाल मैंने ये बनाया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आईपी है मेरे सर्वर की, उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। सीधा ये प्रॉम्प्ट पे ले आया, क्योंकि 22 नंबर पोर्ट पे सिक्योरिटी लगी हुई है ऑथेंटिकेशन की, कि आप उसको एक्सेस करना चाहते हो सिक्योर शेल को, तो उस सर्वर के अंदर जाने के लिए यूजर नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है। तो मेरा यूजर नेम है रूट, और उसका पासवर्ड मैंने पासवर्ड ही रखा है। जितनों को आप लोगों को मैंने सर्वर कॉपी करने के लिए उसका पासवर्ड ही है, रूट का भी और दूसरे यूजर का भी, ठीक है। रूट इज अ लाइक, रूट का एग्जाम्पल लिनक्स में ऐसा है जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर। विंडोज में सबसे पावरफुल यूजर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसी तरह लिनक्स में कौन है, रूट है, ठीक है। अब मैं रूट से आ गया, मतलब कि मैं सबसे ज्यादा सुपर यूजर से कनेक्टेड हूं लिनक्स के प्रॉम्प्ट के ऊपर। थोड़ी चीजें ध्यान देने वाली हैं, देखते जाना। मैं लिखूंगा हु एम आई, हाँ सॉरी मैं मिस्टेक, हु एम आई, मैं कौन हूं। वो कह रहा है रूट से आप लॉगिन है। डेटाबेस की कमांड क्या थी, शो यूजर। ये डेटाबेस नहीं है, आप किस इंटरफेस हो भी, लिनक्स के इंटरफेस पे। आज लिनक्स सीख रहे हैं, याद रखें डेटाबेस का इंटरफेस है ही नहीं। डेटाबेस खुद इस लिनक्स के ऊपर होस्टेड है। बात समझ आ रही है। डेटाबेस खुद मोहताज इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो इसके ऊपर होस्टेड है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लिनक्स का, तो डेटाबेस हवा में खड़ा नहीं हो सकता। बुनियाद ये समझो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे प्रोग्राम कहाँ इंस्टॉल होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और हम कौन सा यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, सिक्योर है, वायरसेस से बचाव होती है, ठीक है। सिक्योरिटी इसकी बहुत अच्छी है, हर एक एरे गैरों को भी नहीं आती चलानी। बात समझ आ रहे हैं। विंडोज़ तो कोई बच्चा उठाएगा, क्लिक क्लिक किया, चलो भाई हो गया। ये तो हर कोई नहीं करेगा ना। और इस पे मज़े की बात मैं बताऊं, जो आप लोगों को मैंने सेटअप दिया है वो GUI बेस्ड है ही नहीं। उस पर आप खोलेंगे ना, आपको ये प्रॉम्प्ट मिल रहा है। आप VMware में जाके देखेंगे, आप क्या ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, लेकिन आप लोग खुद जाके इंस्टॉलेशन जब करोगे ना, उसमें नेक्स्ट करके इंस्टॉल जब कर दोगे ना, तो आपको बाकायदा यहाँ पे भी GUI दिखाएगा। मैं तो वहाँ जाके बाकायदा एक ऑप्शन है, उसको जाकर क्लिक करता हूँ, मिनिमल, उसको जाकर चेक लगाता हूँ कि तुम मुझे ये इंस्टॉल करके दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक लिनक्स का कर्नेल बना के दे दो, RPM जो चाहिए होंगे मैं खुद लगाऊंगा उसके ऊपर। तो इसीलिए CLI बेस्ड है। कोई हम समझो, अब आप सूरज देखोगी नहीं, रात में काम होगा। बात समझ आ रही है। ब्लैक स्क्रीन से दोस्ती कर लो, ठीक है। ये ब्लैक स्क्रीन दोस्त है आज से हमारी। इससे जिसकी दोस्ती अच्छी है ना, वो बड़ा तगड़ा बंदा है अपने मार्केट में, उसकी बड़ी नीड है मार्केट में, ठीक है। हु एम आई कह रहा है कि रूट से आप लॉगिन हो। ये कमांड्स हैं, अब सारी बात कमांड्स पे होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि रूट से हूँ, तो अब मुझे फाइल सिस्टम देखना है। जैसे कि आप विंडोज़ में देखो, मैं एग्जांपल विंडोज से देता जाऊँगा ताकि आप लोगों के माइंड में चीज़ें बैठते जाए। मैंने क्या कहा, रूट किसके बराबर है, एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, यहाँ पे रूट होता है लिनक्स में, ठीक है। रूट यूजर है बाय द वे। अच्छा, फाइल एक्सप्लोरर में आता हूँ मैं दिस पीसी में मुझे कितने ड्राइव शो रहे, 2 ड्राइव। GUI बेस में C और D, इसमें ड्राइव्स होते हैं, लिनक्स में माउंट पॉइंट्स होते हैं। ड्राइव्स को माउंट पॉइंट कहा जाता है, डिफरेंट नाम है उसका, है वही ड्राइव्स ही, बेसिकली बैकएंड में वही क्या है, ड्राइव ही है। मैं आपको और दिखाता हूँ। इसमें गया मैं, D ड्राइव में गया मैं, यहाँ पे अपने विंडोज में, इसमें मैं आता हूँ VMs के फोल्डर के अंदर, ठीक है।
फिर आता हूँ ओरा लिनक्स के अंदर। अब मुझे बताएं, ये ऊपर पाथ पे क्लिक किया मैंने, कंप्लीट पाथ बता रहा है डी के अंदर मैं वीएम्स के फोल्डर में हूँ, वीएम्स में जाके मैं ओरा लिनक्स 7 के फोल्डर में हूँ, पूरा ऊपर डिटेल बता रहा है। अगर मैं ये नीचे वाला पोर्शन हटा दूं और आप लोगों को सिर्फ ये दे दूं, आप समझ जाओगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मतलब ये पूरा एरिया जीआई बेस्ड है और ये वाली एरिया क्या है, सीएलआई बेस्ड है। मैं यहां से यूं करके इंटर करता हूं, उसी जगह पहुंच गया, देखो जो मैंने एंटर किया। यहां से जाके मैं कहता हूं स्लैश, अब देखो नीचे खुद ब खुद उसने वो देखो सीएलआई बेस्ड का छोटा सा एरिया भी दिया हुआ है, हल्का फुल्का सा। बात समझ आ रही है? विंडोज में वही कहानी है तो लिनक्स में भी वही कहानी है, लेकिन इसमें ड्राइव्स देखने के लिए आपने कमांड चलानी पड़ेगी। उसमें क्या किया आपने, इधर एक्सप्लोरर खोला, दोबारा देखें, एक्सप्लोरर खोला और दिस पीसी पे क्लिक किया, मतलब कुछ किया ना, बैक एंड पे कमांड्स ही चले होंगे। वही आप क्लिक की बजाय क्या करना होगा, कमांड्स लिखने पड़ेंगे। तो ये बात याद रखें, ये फर्क है और कुछ नहीं है। इसका है डीएफ कमांड है, ठीक है, डिस्केट फाइल या कुछ भी वट एवर इस कमांड का फुल फॉर्म जो भी हो, ठीक है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। डीएफ जो है आपके डिस्क फाइल सिस्टम देखने के लिए है, ये आपके डिस्क के सारे फाइल सिस्टम दिखाएगा। अब देखें इसमें ये जो आपको माउंटेड ऑन दिख रहा है, ये आपके ड्राइव्स हैं, माउंट पॉइंट्स बोलते हैं इनको। वहां पे क्या है, ड्राइव्स है, यहाँ पे वहां पे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ऐसे ही ई ड्राइव, एफ ड्राइव, यहाँ पे माउंट पॉइंट्स होंगे। अच्छा, आप विंडोज में मतलब जो अक्सर जो है कॉमनली, वैसे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन वहां पे कॉमनली किस में इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में इंस्टॉल करते हैं, सी में करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा विंडोज सी में इंस्टॉल करते हैं, डीई में कोई नहीं करता, करने को करें तो कर सकते हैं, बट अक्सर लोग रिकमेंडेड नहीं है। आदत हर किसी को पड़ गई है सी ड्राइव की, और बच्चे को पता है सी ड्राइव इज अ विंडोज, कॉमन है, बाहर देने बैठ गई है। इसी तरह इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो स्लैश के अंदर होता है, ये भी कॉमन है, इसको चेंज नहीं करो। जैसे सी वहां चेंज कोई नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे भी स्लैश कोई चेंज नहीं करता, ये भी स्टैंडर्ड है। स्लैश में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इज इक्वल टू स्लैश। ये जो स्लैश है ये सी ड्राइव के बराबर है, समझो कि यहाँ पे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पड़ा होगा, पूरा जितना भी लिनक्स है इसके अंदर पड़ा होगा। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, और टेम्प में आपका टेम्पररी स्टोरेज है, आपका विंडोज में भी है। यहाँ पे आप आते हैं, यहाँ पे आप लिखो टीएमपी, आ गया, सी यूजर यूजर ऐप डेटा लोकल, और ये टेम्पररी फाइल है, जितनी भी मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ टेम्प फाइलें जनरेट हो रही है, देख रहे हैं? ये आपने नहीं बनाया टेम्प फाइल, ये विंडोज में खुद ब खुद बन जाता है, लिनक्स में आपको बनाना पड़ता है। बात समझ आ रही है? लिनक्स में स्लैश टीएमपी को मत भूलना। इधर भी मैंने क्या लिखा, रन में गया, इजी है, यहाँ पे क्लिक करो, रन टाइप करो, रन आ जाएगा। रन में आपने क्या लिखना है, परसेंटेज टीएमपी परसेंटेज, ठीक है। और मैंने ओके किया तो सीधा उसने वो फोल्डर विंडोज में खोल दिया कि आपके टेम्पररी ऑपरेशन के लिए फोल्डर ये बनाया हुआ है, ये इस पाथ पे है। उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्लैश टीएमपी, ठीक है। तो टेम्प का होना जरूरी है, एक तो स्लैश तो होगा जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, दूसरा स्लैश टीएमपी बहुत जरूरी होगा। ये दो तो आपको नजर आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर ले आप। और उसके नीचे एक और ड्राइव है U01 के नाम से, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, ये आप इसको कुछ भी नाम दे दो, इब्राहिम नाम दे दो, स्लैश इब्राहिम कर दो, उसको स्लैश डेटा कर दो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, कर सकते हैं, कुछ भी रखें, लेकिन स्लैश टीएमपी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चाहिए होता है, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, तो वो रन टाइम पे अपने प्रोग्राम को लोड करने के लिए कुछ टेम्पररी फाइल जनरेट करता है, वो स्लैश टीएमपी में फेंकता है। जैसे विंडोज में आपने देखा भरा हुआ था, देखा था ना, उसमें था कुछ, ये देखें, ये रन टाइम पे आपने कुछ ना कुछ चलाया होगा। अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फ्लैश बैक का टीएमपी पड़ा चल रहा है ना, बैक एंड पे हो सकता है वो रिकॉर्डिंग जो कर रहा है, हो सकता है उसकी टेम्प फाइलें यहाँ पे जनरेट कर रहा है, और VMware का जो कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्रोम का कुछ पड़े हुए हैं टेम्प फाइल से, तो वी डोंट नो। कभी कभार क्रोम क्या होता है, क्रैश कर जाता है, उसको खोलते हैं, बोलता है रिस्टोर पॉइंट, रिस्टोर पे क्लिक करते हैं तो वहीं से चल जाता है, ऐसे ही हो सकता है वो भी फाइल इधर पड़ी हो। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह लिनक्स में भी स्लैश टीएमपी मौजूद होता है। ये माउंट पॉइंट, इनको हम माउंट पॉइंट कहेंगे अब, ठीक है, आज से माउंट पॉइंट से दोस्ती शुरू, ड्राइव से दोस्ती खत्म। डीएफ कमांड थी, ठीक है। मैं कहता हूं कि यार ये केबी में दिखा रहा है, ये किलो बाइट्स या बाइट्स में दिखा रहा है, ये बाइट्स है मेरे ख्याल से, ये बाइट्स में दिखा रहा है,
मैं चाहता हूं थोड़ा यार रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए, तो DF के आगे डैश आप K करोगे तो KB में दिखाएगा, ठीक है, मतलब ये KB में ही था, इसी देखो सेम आंसर आ रहा है, देखो मतलब ये KBs में था, बाइट्स में नहीं बल्कि किलो बाइट्स में था, ओके। और मैं इसमें M लगाऊंगा तो क्या आएगा, MBs में आ जाएगा। अब देखो, अच्छा और G लगाऊं तो, लेकिन G नहीं है, H है यहां पे, G नहीं चलता, G की जगह H है। अब H मतलब ह्यूमन रीडेबल, H का मतलब है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। ये वाहिद चीज है जिसपे उन्होंने पलटा मार लिया। DF-G AIX में चलता है यूनिक्स के अंदर, उसमें फिर H नहीं चलता, AIX की मशीनें होती है ना उसमें G चलता है। हालांकि होना वाकई G चाहिए था, जहां तक मेरा खुद दिल बता यही वो सही है, DF-G फॉर GB, बट इन्होंने कर दिया H, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अब देखो GBs में दिखा रहा है यहाँ पे, देखो 15 GB पढ़ना इज इजी मोर देन दिस। क्या है यार, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 15 GB यूज कितना है, 6.8 GB, मतलब 6 GB 800 MB इस्तेमाल है, और 7 GB 400 MB फ्री है, 7.4 GB, ठीक है। तो हर किसी का डिटेल में आ रहा है GBs के अंदर। यह है कमांड, क्या है, DF-। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पे घुसते ही बंदा यही कमांड चलाता है, DF-H। क्यों, ड्राइव देखो कौन से है, कौन से जिसमें जाना है, मैंने माउंट पॉइंट देखिए तो अंदर जाएगा ना कि D ड्राइव में जाना है, C में जाना है, ऐसे ही है। आप क्या करते हैं, कंप्यूटर जब भी खोलते हैं सारे इधर आते हैं, दिस PC में घुसते हैं सीधा, और यहाँ पे अपना डेटा एक्सेस करते हैं, C ड्राइव में, D ड्राइव में घुसते हैं, E ड्राइव में घुसते हैं, ऐसे ही है। वहाँ जाके प्रोग्राम या मूवी जो भी देखने तो वहाँ जाके रन करते हैं आप उसको, ठीक है। इसमें भी इसी तरह सबसे पहले तो ड्राइव देख रहे हैं ना मैंने, DF-H, माउंट पॉइंट आगे सारे /TMP। और अच्छा इसके बारे में मैंने नहीं पता बताया, छोड़ दें, इसके साथ आपको कोई ताल्लुक फिलहाल नहीं। जब आगे डिटेल्स में जाएंगे लिनक्स की तो ये भी चीज़ें डिस्कस करके बता दूंगा ये किस लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, DF-H तक क्लियर है। अच्छा, रूट यूज़र का भी समझ आ गया, ओके। अच्छा, अब मैं किसी ड्राइव के अंदर जाना है तो कमांड क्या होगी, CD चेंज डायरेक्टरी। अब मैं कहता हूं कि स्लैश के अंदर जाओ। अब देखिए यहां टिल्डा की जगह क्या आ गया, क्या आप यहां मौजूद है। अच्छा, मैं कहता हूं कि मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी और डायरेक्टरीज है। स्लैश के अंदर तो मैं आ गया हूं, अंदर क्या है और दुनिया क्या है, LS लिस्ट करो। देखो लिस्ट जो है किसी ड्राइव के अंदर मौजूदा, या जहां पे आप खड़े हैं उसके मौजूदा फाइल सिस्टम के अंदर जो चीजें पड़ी हुई वो दिखाओ, वो चीजें मुझे दिखाओ। ये बात याद रखें, माउंट पॉइंट्स नहीं दिखाएगा, LS माउंट पॉइंट नहीं दिखाएगा। माउंट पॉइंट देखने के लिए यही है, ठीक है। अब मैं आ गया हूं CD करके स्लैश में, यहां तक क्लियर है। LS करूंगा तो जहां आप खड़े हैं, कहां खड़े हैं इस वक्त, मैं हम स्लैश के अंदर, स्लैश ड्राइव में हम। अब यहां पे LS करूंगा तो यहां पे जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे वो सब दिखाएगा मुझे, दिख रहे हैं अंदर ये मौजूद है। अच्छा, मैं कहता हूं CD/U01 के अंदर जाओ। यहां से जंप कर रहा हूं दूसरे माउंट पॉइंट के अंदर। अब स्लैश से निकल के कहां जा रहा हूं, U01 के अंदर आ गया हूं। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, U01 के अंदर है आप, इसमें डिफरेंट है ये हाँ, ये LS के U01 ड्राइव के अंदर जो फोल्डर्स मौजूद हैं वो वही है। लेट सपोज जैसे आप यहाँ आए, C के अंदर आए तो C के अंदर ये फोल्डर मौजूद है, LS, ये LS हुआ है नीचे। इसी तरह मैं D में जाऊँगा तो ये इसके LS हो गया, वो इक्विवेलेंट उसी की है। बात समझ आ रही है, लेकिन ड्राइव के अंदर जाके LS कर रहे हो ना, वही काम CD करके वहाँ पहुँचते हो, फिर लिस्ट आउट करते हो उन चीज़ों को। चीज़ें वही हैं, फ़र्क कोई नहीं है। वहाँ पे क्लिक बेस्ड है, वहाँ पे कमांड लाइन बेस्ड है। बैक एंड पे आपने जो विंडोज़ पे जो क्लिक करके जा रहे हो ना, बैक एंड पे कमांड वही चल रही है, ये बात याद रखें। कोई और कुछ नहीं हो रहा, बैक एंड पे वही कमांड एग्जीक्यूट हो रही है ऑटोमेटिकली GUI बेस से, ठीक है। दुनिया आसान हो गई है लेकिन बैक एंड पे काम वही हो रहा है, LS और CD चल रहा है बैक एंड पे, ये बात याद रखें, ठीक है। LS से सारे फोल्डर वगैरह देखने, और मजीद मुझे और आगे जाना है। लेट सपोज मुझे इस ऐप के फोल्डर के अंदर जाना है, क्या लिखूंगा, CD ऐप। अब देखो मैंने स्लैश नहीं लगाया, क्यों, वो माउंट पॉइंट में घुसने के लिए होता है, ये माउंट पॉइंट नहीं है, उसके अंदर एक फोल्डर है, तो CD ऐप। अब इस साइड पे तो क्या लिखा हुआ आया, अच्छा। अब आगे देखने के लिए दोबारा क्या करूंगा, LS,
अब मैंने जाना है ओरेकल के फोल्डर के अंदर, लेट सपोज ओरेकल आ गया, एलएस दोबारा, फिर मजीद फोल्डर्स दिख रहे हैं मुझे। डेटाबेस के फोल्डर में जाता हूं मैं। अच्छा मैं गलत लिखता हूं, फॉर एग्जांपल डेटाबेस की स्पेल जानबूझ के, देखो डेटाबेस की स्पेलिंग ये थी, मैंने जानबूझ के, उसने बोला भाई आंखें तो खोलो, ठीक है। हाँ, अब डेटाबेस का फोल्डर आ गया। अब डेटाबेस के फोल्डर के अंदर मैं खड़ा हूं, डेटाबेस के ऊपर, और प्रोडक्ट का फोल्डर है। अच्छा मुझे अचानक याद आया कि यार मैं असल हूं किस डायरेक्टरी में, किसी कौन से ड्राइव में हूं। लेट सपोज आप लोग तो मौजूद थे, आप लोगों के सामने मैं U01 में गया था, ठीक है, आप लोगों को पता है, कोई दरवाजे से एंटर हो, उसको बताओ यार मैं किस ड्राइव में हूँ, वो बोलेगा भाई जादूगर का बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता। तो फिर उसके लिए प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, PWD, काफ़ी लोग उसको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं, चल जाएगा, लेकिन असल कमांड का नाम है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट करो वो डायरेक्टरी जिसमें आप वर्क कर रहे हैं अभी करंटली, ये बताएगा कि आप इस पूरे पाथ में खड़े हो, वही जो यहाँ ऊपर प्रिंट उस टाइम हुआ था, जैसे इसमें हुआ था, डी में गए थे आप, फिर नीचे फोल्डर में गए थे VMs के, याद आया, इस तरह। और ये आपका PWD है ऊपर वाला हिस्सा, वही आपने यहाँ किया चेक, मैं कहाँ खड़ा हूँ, उसने कंप्लीट बताया आप इस जगह पे मौजूद है इस वक्त। बात समझ आइए, वो बोल रहे हैं कि आप इस वक्त डेटाबेस के फोल्डर में हैं, और वो पूरी पाथ उसकी ये रही। क्लियर हो रही बात। अच्छा यहाँ पे दोबारा LS करूँगा कि इसके अंदर क्या मौजूद है, कह रहा प्रोडक्ट का फोल्डर है, सिर्फ प्रोडक्ट के में आया अंदर, LS, फिर इसके अंदर इस नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, इधर आया, फिर कह रहा इस नाम का फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर LS, फिर से एक दुनिया आ गई उन फोल्डरों के अंदर। अब बताया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। बोला आप इस जगह पे खड़े हो और इतने सारी दुनिया और पड़ी है, आप जिसमें आपको मर्जी जाना चले जाओ। CD से मैं चला जाऊँगा उसके अंदर, ठीक है। और PWD कमांड भी याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड, देखें है कि नहीं है, इसमें कोई सवाल किसी का। अच्छा एक चीज़ नोट करें, मैं इस वक्त लॉगिन किस यूज़र से हूँ, हु एम आई रूट, लेकिन मुझे हु एम आई कमांड पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। ID वो कमांड अभी नहीं करूँगा मैं, थोड़ा आगे चल के जब मैं यूज़र्स और ग्रुप बनाऊंगा तब आप लोगों को समझ आएगी कि उसका कमांड की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। इससे आप भी बोलो यार इसको हटाओ, मुझे वही चाहिए कि उस कमांड की वर्थ ज़्यादा है। हाँ प्रोग्रामिंग में ये यूज़ कर लूँगा, बाकी वैसे चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए मुझे ये कमांड यूज़ नहीं करनी। खैर अब आते हैं मुद्दे पे, रूट से हूँ तो एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे क्या आ रहा है, root@testdb। अब आप बोलो testdb क्या है, होस्ट नेम, एक कमांड है होस्ट नेम, मतलब इस कंप्यूटर का होस्ट नेम क्या है, कंप्यूटर नेम क्या है। लेट सपोज जैसे आप यहां जाते हो, जैसे मेरे लैपटॉप का जो है उसका सिस्टम का नेम क्या है, डेस्कटॉप -4G या वो पता नहीं क्या क्या यार, बड़े मतलब ये है इसका नाम। मेरे ख्याल से चेंज भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में हो चेंज, कहाँ से, सिस्टम, ये हाँ ये रहा नेम। तो ये सिस्टम का नेम अगर मैं चेंज करूँगा तो चेंज हो जाएगा। इसी तरह ये इसका होस्ट नेम है, ठीक है। तो विंडोज़ को छोड़े, यहाँ पे आते हैं लिनक्स पे, तो ये वही कमांड है कि मुझे कंप्यूटर का नाम बताओ। वो तो GUI बेस्ड था, वहाँ सिस्टम में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन में देख लिया मैंने, लिनक्स में भी तो देखना है ना मैंने, या लिनक्स में ना देखूँ, देख रहे हैं ना। तो होस्ट नेम लिखेंगे तो आ जाएगा, इसका होस्ट नेम क्या है, testdb.com। तो ये जो नीचे लिखा आ रहा है कि मैं किससे लॉगिन हूँ इस वक्त, रूट से, और किस सिस्टम पे, कितना खूबसूरती से बता रहा है वो, उसी लाइन पे बता रहा है। एक और चीज याद रखें, जब भी आप रूट से लॉगिन होते हैं यहाँ पे हैश लिखा आता है, क्या होता है, हैश होता है, ये बात याद रखें। जब भी आप रूट से लॉगिन होते हैं यहाँ पे हैश का सिंबल आता है जी। वो जो यूजर जब चेंज करते हैं आप नन रूट से जब आते हैं तो डॉलर का साइन आ जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ स्विच यूजर, मतलब चेंज करो यूजर को, ये कमांड है।
अब हु एम आई, अब किस यूजर से लॉगिन हूं? मैंने क्योंकि सुपर यूजर से जाके लिखा क्या है, स्विच करो, मतलब चेंज करो, स्विच यूजर, और रूट इज सुपर यूजर तो वो स्विच कर जाएगा। अच्छा, मैं कहूंगा एग्जिट, तो ये क्या करेगा, पुट्टी को बंद नहीं करेगा, जिस 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 यूजर से आपने स्विचिंग की उससे बाहर आ जाएगा। क्या हो गया, उस अकाउंट में आप लॉगिन हो गए थे, उस अकाउंट से दोबारा क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूं स्विच यूजर इब्राहिम, इब्राहिम नाम का यूजर इसमें है नहीं बना हुआ, क्या कहेगा, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ओरेकल यूजर मैंने इस पे बनाया हुआ था, वो ओरेकल डेटाबेस नहीं था, वो ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक यूजर बनाया हुआ था। बात समझ आ रही है? काफी लोग ओरेकल पढ़ के समझते हैं ओरेकल डेटाबेस है, नहीं नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर था। ठीक है, इसका एक मिसाल देता हूं। एक बंदे ने एक दोस्त को मेरे कहा था कि यार वहां पे एक डेटाबेस चल रहा है, हडूप का डेटाबेस चल रहा है, उस पर तुम काम करना। हडूप पे पता चला ओरेकल का डेटाबेस था, उसका डेटाबेस का नाम उसने हडूप रखा हुआ था। बात समझ आ रही है? था ओरेकल का, उसका इंस्टेंस का नाम उसने हडूप रख दिया था। तो यहाँ पे वही सीन है, ओरेकल यूजर का नाम मैंने रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि डेटाबेस हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर ही है ओरेकल नाम से। बात समझ आ रही है? हम्म, मैं आपके क्वेश्चन को समझा नहीं। एग्जिट जो कर रहे थे आप, किसी यूजर से दूसरे में लॉगिन करते हैं, एग्जिट करोगे तो लॉग आउट करके वापस उसी पे आएगा। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूं स्विच यूजर ओरेकल, अब क्या हो गया, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ओरेकल @this, और हैश का साइन गायब हो गया, क्या आ गया, $। इससे ही पता चलेगा कि आप रूट से नहीं हो। हु एम आई। अच्छा मैं दोबारा लिखता हूं स्विच यूजर ओरेकल। मजे की बात, एक डिफरेंस देखना, पहले उसने मुझे पासवर्ड प्रॉम्प्ट किया था, नहीं किया था। क्यों नहीं? सुपर यूजर से आप नहीं है। जब आप रूट से होते हैं तो किसी का पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करता। सुपर यूजर क्या है, सुपर यूजर अगर स्विच यूजर भी ना कर सके तो। ठीक है, तो ये मैंने स्विच यूजर ओरेकल किया, तो उसने, हालांकि ओरेकल से ही लॉग इन हूं, वो बोला नहीं पासवर्ड देना पड़ेगा, इसका पासवर्ड भी मैंने पासवर्ड ही रखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। अब देखें अब क्या हो गया, अब थोड़ा समझ ले क्वेश्चन, आपके आता हूं मैं उसकी तरफ। ओरेकल से लॉगिन आ गया, ठीक है, मैं दोबारा करता हूं स्विच यूजर ओरेकल, फिर लॉगिन हो गया। अब एक और बार करूंगा, लेकिन पासवर्ड गलत लिखूंगा, देखना, इनकरेक्ट पासवर्ड। तो जहां मतलब ये अभी इस बार स्विच नहीं हुआ। अब काउंट करें कितनी बार स्विच हुआ है, 1 2 3 बार स्विचिंग हुई है। पहला एग्जिट किया तो कहां आया, इस वाले में पहुंचा है, इसकी सेशन में, मतलब कि अभी यहां पहुंचा है। ठीक है, ये एक यूजर लॉग आउट हुआ, कौन सा वाला, सॉरी नहीं ये यहां नहीं, बल्कि यहां पहुंचा है, यहां सॉरी, क्योंकि ये वाला लॉग आउट हो गया है, क्योंकि इसने तो पासवर्ड लिया ही नहीं ना, तो ये लॉग इन नहीं हुआ, मतलब ये लॉग्ड इन था, और ये जो अभी एग्जिट मारा है तो मतलब ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, अब आप इसके प्रॉम्प्ट में खड़े हैं यहां पर, मतलब इस यूजर से लॉग इन है। ठीक है, एग्जिट करूंगा दोबारा, इससे भी आप निकल गए, अब किससे मौजूद हो, इससे। अब एग्जिट करूंगा, किससे चले जाओगे, रूट में, और अब एग्जिट करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं किसी और से आया ही नहीं था, बस ये लास्ट प्रॉम्प्ट था जिससे मैंने लॉग इन किया था पुटी का। पुटी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप पोर्ट नंबर 22 चला सकते हो। ठीक है, पुटी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप इसको चलाओ, इसके थ्रू आप CLI लेते हो लिनक्स वगैरह का। ठीक है, टिश्यू जाऊंगा। अच्छा दोबारा मैं पुटी खोलूंगा, पुटी बंद हो चुका है। अच्छा जी, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ IP 10.10.10. ओह गलती कर दी, 50। ठीक हो गया, रूट था, यस यही यूजर था। अगर मैं ओरेकल से लॉगिन करूंगा तो ये ओरेकल से लॉगिन करूंगा, ये कौन सा यूजर है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ओरेकल। ठीक है, गलत पासवर्ड लगाया यार। ठीक है, कह रहा है लास्ट लॉगिन आपका कब हुआ था, फ्राइडे 16 अगस्त को, क्योंकि इस सिस्टम में डेट ही सही नहीं है।
ये देखो, ठीक है। तो ज़रा डेट इसका ख़राब चल रहा है, चलो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। हु एम आई, और एक और सेशन लेता हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू सेशन, ऊपर राइट क्लिक करो, उसके टाइटल बार पे ऊपर राइट क्लिक, न्यू सेशन, तो एक और खुल जाएगा। इसमें दोबारा मैंने हालांकि सेव भी किया हुआ है ये, आप इसको लोड करके देखें, इसमें सेम इन्फॉर्मेशन है देखो। और किस नाम से सेव किया है? टेस्ट DB के नाम पे। इस पर डबल क्लिक करोगे तब भी खुल जाएगा। मैंने इस तरह सेव किया, लेट मी शो यू गाइस, कि यहाँ गया, इसको करता हूँ डिलीट। अब देखिए यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसे ही 10.10.10.50 था। और इस सेशन को सेव करता हूँ किस नाम से? टेस्ट DB। इसको करूँगा सेव, आगे नीचे आइंदा इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये खुल जाएगा। बात क्लियर हो रही है? टेक्स्ट विजिबल है, बिल्कुल नजर आ रहा है ना। यहाँ बड़ा करो, थोड़ा थोड़ा बड़ा करो। अपीयरेंस में जाके चेंज में जाके 14 बोल्ड, ओके सही है अब, परफेक्ट, ओके। अच्छा, ओह, इस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सेशन, डुप्लीकेट करूंगा तो क्या होगा? वही IP से लॉगिन करेगा और वही सेटिंग उठा लेगा जो 14 था टेक्स्ट। वरना न्यू सेशन करूंगा यूं, और यहां से डबल क्लिक करूंगा तो उसके टेक्स्ट छोटे होंगे, देखो। तो जिस पे राइट क्लिक करके उसका डुप्लीकेट सेशन करोगे तो वही IP उठा लेगा उसी सेटिंग्स के साथ, ठीक है। रूट पासवर्ड ही है, ठीक है। अब आप लिनक्स सीख रहे हो। अभी तक हम डेटाबेस पे कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि थोड़ा लिनक्स आ जाएगा तो हमारा हाथ और चलेगा डेटाबेस क्रिएशन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डेटाबेस क्रिएशन ही है, डोंट वरी। अच्छा, स्विच यूजर करना सीख लिया आपने। SU, उसमें डैश जरूर लगाएं, ये डैश जरूर लगाएं, ठीक है। अब आप बोलेंगे डैश क्यों लगाएं, मैं बता दूंगा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब मैं कहूँगा प्रोफाइल लोड करता है, आप बोलेंगे प्रोफाइल क्या है, इसलिए छोड़ दो फिलहाल, बस लगाएं, प्रैक्टिस बनाएं। SU के बाद डैश डालें, फिर स्पेस, फिर जिस यूज़र से स्विचिंग करनी है, जिसमें लॉगिन करना है, वो यूज़र नेम डालेंगे आप, ठीक है। अगर रूट से आप लॉगिन नहीं करें तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, अगर रूट से जा रहे हैं तो प्रॉम्प्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? ओके, जी, उसी सेशन पे रहते हुए लॉगिन करता गया, एग्जिट करता। हाँ, क्यों ये मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह होता है। क्यों बनाने दे रहा है, तो इसका पर्पस? आप उसको बोल रहे हो कि लॉगिन करो, वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, आप दे रहे हो तो करने दे रहा है। नहीं, फिर उसने सेशंस बना लिया, मैं एक लॉग आउट कर रहा हूं तो वो उसने लास्ट सेशन को छोड़ा, फिर उससे प्रीवियस छोड़ा, उससे हायरार्की बना दी। उस्लूब ही उसका इस तरह काम करने का, दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप जहां से गए थे उसी में आपको वापस आगे छोड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब आपने एग्जिट मारा तो टाक उसने आप बाहर फेंक दिया उठा गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल काम आएंगे, बिल्कुल काम आएंगे, तभी तो बनाया ना, ठीक है। आपने एग्जिट एक लेट सपोज आपने रूट से काम करना था, फिर आपने दोबारा एक और सेशन खोलेंगे, उससे यहीं पे खड़े होकर स्विच करके काम करके फिर एग्जिट मार देते जल्दी से, तो आपका टाइम सेविंग है इससे, ये भी है एक पर्पस, ठीक है। आप सवाल दोबारा बताएं, क्या कह रहे हैं? जी, वो डायरेक्ट कैसे आओगे? मतलब फिर आपने स्विच और रूट ही करना है एंड में, अगर वहां आगे बढ़ जाओ, अगर आपने दोबारा उस सेशन तक आना है, एग्जिट करना है आपने, लेकिन इतने स्विच यूजर करने ही नहीं थे ना, ये तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा था। करने के लिए मेरा एक ही काफी था, क्या था? स्विच यूजर। हाँ, मेरा काम इसी में होगा, ओरेकल का यूजर है, इससे आगे स्विच ओरेकल क्यों करूं? बेवकूफ़ी होगा करूंगा, वो तो आपको सिखाने के लिए बता रहा है, इट्स पॉसिबल। जब मेरा ओरेकल यहीं पे काम हो रहा है तो ओरेकल यहीं भी काम करूंगा, काम पूरा हुआ, एक एग्जिट इनफ। जो स्विचिंग की थी वो सिखाने के पर्पस था, बार बार थोड़ी करना होता है। ओरेकल पे आप आगे फिर से स्विचिंग करोगे, कैसे, क्या बात कर दी? अच्छा, वही कमांड df-h, ठीक है। cd किस ड्राइव में जाना है, u01 में जाना है, ऐसे ही है। माउंट पॉइंट में जाने के लिए देखो हमेशा स्लैश लगेगा, याद रखें, माउंट पॉइंट में स्लैश लगेगा। आगे जाके जब ls करके यहाँ फोल्डर्स में जाने के लिए स्लैश की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखो, ये स्लैश कौन सा है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड स्लैश है? फॉरवर्ड है। पहचानते कैसे हो? अक्सर गड़बड़ी कर देते हो हम इसमें और इसमें,
दोनों मिलते जुलते हैं, फॉरवर्ड और बैक स्लैश। इसका आसान तरीका बताता हूँ। नहीं, ये निशानी नहीं है, ये देख लो, ये घड़ी देख लिया आपने, घड़ियाल जो है, इसका दरमियानी क्या है 12। बड़ा कांटा इससे आगे हो तो फॉरवर्ड, बड़ा कांटा पीछे हो तो, बहुत इजी है याद रखना। अब ये कांटा कहाँ है, 12 से आगे है ना, 1 पे फॉरवर्ड है। अब ये 11 पे कांटा 12 से पीछे है, तो ये बैकवर्ड है। ये बहुत इजी है, ये भूलोगे नहीं आप। ये अक्सर लोग भूल जाते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड। घड़ियाल, घड़ी एनालॉग को याद करो, बीच में 12 है, 12 से अगर कांटा यूं हो फॉरवर्ड है, 11 से पीछे कांटा, 12 से पीछे 11 पे तो बैकवर्ड है। बात समझ आ रही? बहुत इजी ये ट्रिक, मैं तो इससे याद करता हूँ, मेरे याद हुआ भी ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा, स्विच यूजर ऑरेकल कर दिया, ऑरेकल में दोबारा आ गया, मैं कहता हूँ CD U01 के अंदर आया दोबारा, LS किया। अब यहां पे मैं कहता हूं MKDIR, मैक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, लिनक्स में उसको फोल्डर नहीं बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए, लिनक्स में डायरेक्टरी है, विंडोज में फोल्डर बोलते होंगे, यहां पे फोल्डर नहीं है नाम इसका। MKDIR, हाँ, कौन से, ये वाले लेफ्ट साइड पे, ज्यादा आगे नहीं जाओ, ये आपके फिजिकल ड्राइव्स हैं। अब मैं फिजिकल ड्राइव्स तो नहीं पढ़ा रहा, ये बिल्कुल आप बेसिक पढ़ रहे हो, उस पर तो हाथ साफ कर लो। CP की कमांड रहती है, SCP की कमांड रहती है, फाइल बनाना, मॉडिफाई करना, ये सिंपल सिंपल चीज़ें सीखो पहले। आप जा रहे हो पहले ड्राइव्स बनाओ कैसे बनते हैं, ऐसे नहीं, ये फाइल सिस्टम से ड्राइविंग सिखाता है उसको। हाँ, अभी वो चला ही रहा होता, बोलता ड्रिफ्ट कैसे लगाएं। ड्रिफ्ट सिखाऊंगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे आया हूँ मैं, किस डायरेक्टरी पे खड़ा हूँ पहले देख लो, U01 के अंदर। अच्छा, कन्फर्म, मुझे यही फोल्डर बनाना है, यही डायरेक्टरी बनाना है, हाँ मुझे यहीं पे बनाना है, कन्फर्म कर लो पहले। MKDIR, एक ही का वर्ड है, MKDIR मतलब मैक डायरेक्टरी। उसका नाम रखता हूँ कदीर, कदीर नाम का एक फोल्डर बना दिया मैंने। अब LS करूँगा तो कदीर का फोल्डर भी यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा, पहले नहीं था, अब देखो अब आ गया। अब इसमें आपको कुछ फाइलें वाइट कलर में दिख रही हैं, ऐसे ही है, कुछ ब्लू में है। जो ब्लू वाली है ना वो डायरेक्टरी है, जो वाइट वाली है वो फाइल्स है। मजीद देखने के लिए अब आगे हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। LS में, और आप बहुत आगे जा रहे हो, रुको रुको, दूसरे को भी पहुंचने दो। अच्छा जी, फोल्डर बनाना सीख लिया, इसके अंदर और फोल्डर बनाना है मैंने कदीर के अंदर जाके, CD कदीर। ठीक है, कदीर में पहुंच गया मैं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया, बता रहा है U01 के अंदर आप कदीर में मौजूद हो। इधर यहाँ मुझे और फोल्डर बनाना है MKDIR डेटा, एक यहीं पे एक और बनाना है MKDIR मूवीज का बना देता हूँ यहाँ पे। इसमें मूवीज रखी है, उसमें उसने डेटा रखा है स्टडीज का। ठीक है, मूवीज, इसमें MKDIR एक और फोल्डर बनाता हूँ स्टडीज का, जिसमें आप जाते नहीं हो। 3 फोल्डर बना दिया मैंने, किस फोल्डर के अंदर रह के, कदीर के अंदर, देख ले इधर 3 फोल्डर्स। अब इनमें से मैं जाता हूँ डेटा के अंदर, आ गया। LS कर रहा हूँ, नथिंग नथिंग, खाली है, ऐसा ही है। मैं LS को SL लिख गया हूँ तो कह रहा है SL कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम की कमांड कोई नहीं है ही नहीं। उसने एरर देखा, ये कौन सी कमांड है भाई, मैंने तो कभी नहीं देखा। ठीक है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में आया मैं, बता रहा है आप इस डायरेक्टरी में अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे मैंने ना फाइल बनाना है, टच माय फाइल, टच के थ्रू फाइल बनेगा। याद रखिएगा वो फाइल टेक्स्ट फाइल होगा, फ्लैट फाइल होगा। लिनक्स हमेशा फ्लैट फाइल्स को पहचानता है, बाकी फाइल्स को नहीं पहचानता, जब तक आप उसका प्रोग्राम में उसको लोड ना करेंगे। वरना लिनक्स के लिए हर फाइल फ्लैट फाइल है, मतलब टेक्स्ट फाइल है। डिफॉल्ट उसका बिहेवियर यही है कि हर फाइल को वो टेक्स्ट फाइल ही कंसीडर करता है। उसमें .efg लिखोगे, .log लिखोगे, .txt लिखोगे,
डॉट, ये जो डॉट के बाद में 3 लेटर बोल रहा हूँ, ये फाइल एक्सटेंशन कहलाती है। एक्सटेंशन का आइडिया है सबको, आपको भी है। तो डॉट MP3 मतलब ये ऑडियो फाइल है, डॉट MP4 इज वीडियो फाइल, डॉट TXT तो टेक्स्ट फाइल, डॉट LOG ये भी लॉग फाइल है, तो इसमें टेक्स्ट हो सकता है। तो इसमें डॉट EVG किसी ने सुना है? डॉट EVG नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने हाथ का बनाया अभी, ठीक है। इसमें डॉट EVG बनाऊंगा वो भी बन जाएगा, बट कंसिडर क्या करेगा उसको एज अ टेक्स्ट फाइल। कहता हूं टच न्यू फाइल डॉट EVG, 2 फाइलें बनाए, एक टच करके माई फाइल बनाए, एक न्यू फाइल EVG। LS करो, दोनों दिखेंगे आपको, दोनों को एज क्या कंसिडर करेगा? टेक्स्ट। इसके लिए डॉट EVG हो, डॉट TXT हो, डॉट MP4 हो, डॉट MP3 हो, इवन इसके लिए क्या है? टेक्स्ट। अगर उसके अंदर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट दिखाएगा, अगर उसके अंदर कंटेंट टेक्स्ट नहीं है तो उसको एज अ बाइनरी दिखाएगा। अब आप बोलोगे वो कैसे, मैं दिखाता हूं। फिलहाल ये कमांड लिख रहा हूं, इसको थोड़ा इग्नोर कर दें। यहां पे आता हूं, मैं करता हूं VI इस फाइल को, ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट फाइल नहीं था इसीलिए इसने इसमें एक गार्बेज दिखाना शुरू कर दिया। ये एक बाइनरी फाइल था, बात समझ आ रही है? ये क्या था? बाइनरी फाइल, ये टेक्स्ट फाइल नहीं था, इसलिए आपको ये दिखाएगा। अगर टेक्स्ट फाइल होगा तो क्या करता? टेक्स्ट फाइल में दिखा देता। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, एक और दिखाता हूं। SQL प्लस हम चलाते हैं ना, SQL प्लस एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ऐसा ही है, प्रोग्राम है ना जिसको डबल क्लिक करो रन होता है, ऐसा ही था। SQL प्लस हम चलाते तो SQL प्लस चलता है ना, मतलब वो टेक्स्ट फाइल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब मैं उसको खोलता हूं आपके सामने। मतलब जब भी आप ऐसे फाइल जो टेक्स्ट है नहीं उनको खोलेंगे तो वो इस तरह दिखाएगा, वो बाइनरी फॉर्मेट में दिखाएगा। ये मतलब वो कहेगा ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है, लेकिन इसको पहचान नहीं पा रहा फिलहाल, उसके लिए ये ऐसे ही है। बात समझ आ रही है? लिनक्स का बिहेवियर ऐसे ही है, हर फाइल उसके लिए फ्लैट फाइल ही है। जब तक उसके कंटेंट अंदर के आप देखो ना, अंदर कंटेंट देखे आपने समझ गया ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, बाइनरी है, वरना ये क्या कंसीडर कर रहा है? टेक्स्ट। समझ आ रही है? लिनक्स का बिहेवियर फ्लैट फाइल है हर फाइल का, लेकिन उस प्रोग्राम का उस तरह का एग्जीक्यूशन की सपोर्टेड लाइब्रेरीज होती हैं जब लिनक्स के अंदर, तो फिर उसको पहचानता है कि ये इसकी वजह से ये एग्जीक्यूटेबल है, ये फलाने की वजह से ये बाइनरी है। बात समझ आ रही है? वरना हर फाइल क्या है इसके लिए? टेक्स्ट है। वापस आते हैं उस फोल्डर की तरफ। फोल्डर हमने कहाँ बनाया था? U01 में, राइट। माउंट पॉइंट में गया, यहाँ पे किस नाम था फोल्डर था? कदीर का, राइट। कदीर में आया, यहाँ पे क्या था? डेटा था। डेटा के अंदर 2 फोल्डर बनाए थे, आप देखिए प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी में आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार ये जो फाइलें हैं, ये जो बनाई मैंने, किस कमांड के थ्रू बनाई है? फोल्डर किससे बना रहा हूँ? MKDR। डिफरेंस देखते जाओ, टच के थ्रू मैं फोल्डर नहीं बना सकता। बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो फोल्डर मैंने कदीर का बनाया यार, ये बाय मिस्टेक बनाया, इसको मुझे क्या करना है? रिमूव करना है। मैं कहता हूँ CD/U0 आ गया, U01 के अंदर LS किया। अच्छा, जहां मौजूद था वहां पे आ गया जहां पे कदीर का फोल्डर मौजूद है। मैं कहता हूं RM, रिमूव करो किसको? अब मैं जब, अच्छा इसको रिमूव करने से पहले एक काम करता हूं, कदीर के फोल्डर में गया। अच्छा, यूं टाइप करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि पूरा मैं पाथ 1 गो में लिखूं, कदीर के अंदर क्या फोल्डर बनाया था मैंने, यूं भी लिखोगे तब भी चला जाएगा। कि आप यहां मौजूद हो, कहां पे मौजूद है? U01 में, वहां पे कदीर का फोल्डर क्या मौजूद है? बिल्कुल है। वो क्या उसके अंदर जाके डेटा का फोल्डर होगा, उसके अंदर दाखिल हो जाओ। अच्छा, अगर डेटा 1 लिखो क्या बोलेगा? अगर मैं यूं लिखूं तो जाएगा ना। अगर, अच्छा ये कहां पे मौजूद हो? किसी और जगह पे, डायरेक्टरी में चेंज कर दी। अच्छा, मैं 1 गो में जाना चाहता हूं, CD/U01 कदीर/डेटा, क्या ये सही है? ऐसे भी जा सकते हो, 1 गो में भी जा सकते हो। अगर 1 गो में याद नहीं है फोल्डर, आपको जहन में नहीं आ रहा, तो 1 बाय 1 जाके LS करोगे, जो पहले हम कर रहे थे, वही ट्रेडिशनल वे। CD करके उस डायरेक्टरी में गए, फिर अंदर याद नहीं मुझे, LS करोगे, देखोगे अच्छा ये, फिर उसके अंदर दाखिल होगे, फिर LS करोगे, फिर देखोगे, फिर जाओगे। लेकिन अगर याद है तो 1 गो में भी जा सकते हैं। ये आप पे अब डिपेंड करता है कि याद होता है तो ठीक है, वरना गजनी है तो 1 बाय 1 LS करते जाओ।
जो आपकी जो बात है, तो आपको सहूलत में दिखा रहा हूँ, वन गो में भी आप जा सकते हैं, कोई मुमानियत नहीं है। ये कमांड भी है, सेम कमांड है, फर्क नहीं है। आप वन गो में बता रहे हो ये इस डायरेक्टरी पे ले जाओ सीधा मुझे, उसमें आपको याद नहीं है, वन बाय वन जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, यहाँ फाइल था, मैं यहाँ पे करता हूँ RM और फाइल का नाम कौन सा वाला, ये माई फाइल, रिमूव हो गया। अब देखो LS करता हूँ, ये फाइल RM इज फॉर रिमूव, LS फॉर लिस्टिंग फाइल्स इनसाइड ए डायरेक्टरी, CD इज चेंजिंग डायरेक्टरी। अब कौन कौन सी कमांड सीखी आपने आज? DF, देखते जाओ, DF सीख लिया, CD सीख लिया, माउंट पॉइंट के अंदर दाखिल करने पहले स्लैश करके माउंट पॉइंट का नाम, फोल्डर के आगे स्लैश नहीं लगेगा, वो आपने देख लिया, राइट? ऐसे ही है। CD सीख लिया, मतलब कि DF के साथ CD, LS सीख लिया, PWD, MKDIR, Who am I और टच RM। ठीक है, और आगे सीखे। आज के दिन में आप समझ रहे हैं कि हम छोटी छोटी क्लास करें, क्लास बहुत बड़ी हो गई, आप लोगों को आइडिया नहीं इसका, कमांड बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक, RM के थ्रू अपने फाइल रिमूव कर दिया। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ U01, उसके अंदर क्या था? कदीर, कदीर के अंदर, सॉरी मैं U01 तक आता हूँ, यहाँ तक काफ़ी है। कहता हूँ RM कदीर, रिमूव करो कदीर को, ये रिमूव करने नहीं देगा, क्योंकि वो फाइल था तो रिमूव हो गया, फोल्डर होगा तो क्या कह रहा है? कैन नॉट रिमूव कदीर इज अ डायरेक्टरी, कदीर डायरेक्टरी है, फाइल नहीं है। अच्छा, कमांड वही होगी, इसमें एक फ्लैग लगेगा, एक्स्ट्रा फ्लैग क्या है? -R। R का मतलब क्या है? हीरो बताओ, आपको पता तो था, लेकिन आपको ये रिकर्सिव है, रिकर्सिवली आगे जाओ। इस असल में क्या होता है, लेट सपोज यहां पे मैं एक फोल्डर बनाता हूं, एक और देखिए, MKDIR अली। अब देखें, कदीर का फोल्डर भी आ गया, अली का भी आ गया। अली के फोल्डर के अंदर कुछ है? नहीं, खाली अभी बनाया ताज़ा ताज़ा। RM अली, कह रहे नहीं, डायरेक्टरी है, इसके अंदर कुछ हो सकता है। लिनक्स को ये नहीं पता है, लिनक्स कहता है इसके अंदर कुछ हो सकता है, इसलिए आप डिसीजन लेने से पहले बताओ क्या रिकर्सिवली डिलीट करना चाहते हो। R लगाओ, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं, चाहे 50 GB का डेटा है, 50 और फोल्डर है, ये डिसीजन आपने ले लिया, इसलिए वो R का फ्लैग लेता है कि भाई सोच समझ के। फाइल हो तो एक फाइल रिमूव कर रहे हो ना, फोल्डर के अंदर तो मल्टीपल और फोल्डर और फाइल हो सकते हैं जी, उसमें तो एक ही फाइल रिमूव कर रहे हो, तो अब उसको पता है एक फाइल रिमूव कर रहे हो तो ठीक है। इसमें रिसाइकिल बिन नहीं है कि रिसाइकिल बिन में जाएगा, इसमें गया तो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर को उड़ाने के लिए -R लगाना ही पड़ता है। इसका मतलब इसके अंदर आपने सोच समझ के डिसीजन लिया कि इसके अंदर रिकर्सिवली जितना भी डेटा होगा उसकी जिम्मेदार आप हो, मैं नहीं हूँ। वो अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाता है, तो इसलिए R का लगाना फ्लैग ज़रूरी है फोल्डर को रिमूव करने के लिए। हालांकि वो खाली था, खाली फोल्डर था ना, कुछ भी नहीं था अंदर। अच्छा, कदीर में तो फिर भी डेटा है यार, छोड़ दो, लेकिन खाली के लिए वो धरना देके बैठा कि R का फ्लैग लगाओ, डिसीजन लो तो मैं करूँगा, ठीक है। तो कदीर का फोल्डर रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? R लगाना पड़ेगा, उसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे सब गए। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अली का फोल्डर भी उड़ा दिया मैंने, कदीर का भी फोल्डर उड़ा दिया, उसके अंदर जितना भी था वो मूवी का फोल्डर वो सब गए। मैं कदीर के अंदर ही CD करके नहीं जा सकता, तो आगे के फोल्डर कहाँ होंगे? वही नहीं है तो आगे कहाँ बचे ही नहीं होंगे। तो इसलिए वो R का फ्लैग रिकर्सिव होता है कि इसके अंदर जितने भी कंटेंट है जस्ट रिमूव इट, आई हैव डिसाइडेड। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, मैं दोबारा फोल्डर बनाता हूँ, MKDIR कदीर। अब ये नया फोल्डर है, वो वाला नहीं है, सेम नहीं है कि इसके अंदर वो दोबारा से जनरेट हो जाएंगे 3 फोल्डर, नहीं गए, वो तो गए, ठीक है, खाली। मैं कहता हूँ MKDIR डेटा दोबारा से, ठीक है, स्पेस दे के कह रहा हूँ, मूवीज स्पेस, और क्या था? स्टडीज, यही याद नहीं आ रहा था, देखो मुझे भी। इंटर करो, एक फोल्डर के बजाय 3 नाम लिख दिए स्पेसेस देके, तो 3 फोल्डर बन गए उसी जगह पे, 3 बन गए। अच्छा, मैं कहता हूं MKDIR। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि यार ये फोल्डर जो है ना दोबारा बनाता हूं वन गो में। पहले तो इधर जाके पहुंचा, देखो वन गो में इधर तो बना लिया ना मैंने। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यार
ऐसी कमांड लिखूं कि फोल्डर के अंदर फोल्डर खुद ब खुद बन जाए। जैसे कि मैं जाता हूं डेटा के अंदर, अभी डेटा, आज का डेट क्या है 09 फेब डेटा, ठीक है, ये फोल्डर का नाम रख दिया मैंने 09 फेब डेटा। देखिए फोल्डर का नाम आ गया, क्लियर है, आ गया। मैं यहाँ पे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये बता रहा है कि इस डायरेक्टरी पे आप मौजूद हो। अच्छा, मैं वापस आता हूँ कहाँ पे, /U01 में, और RM-R कदीर, गया फोल्डर दोबारा, जितने भी अंदर बना है सब गए। अच्छा, मैं कहता हूँ MKDIR के U01 है डायरेक्टरी, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको नहीं बनाएगा। उसके अंदर क्या कदीर बना हुआ है तो ये बनाएगा। उसके अंदर क्या डेटा बना हुआ है तो बनाएगा। ये फैब बना हुआ है तो बनाएगा। ठीक है, ये चलेगा कमांड के नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मैं बताता हूं, कह रहा है कि नो कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। इसका मतलब है कि ये कदीर तक तो पास हो गया, आगे वो पास नहीं कर सका। नहीं, MKDI तो फोल्डर के लिए है ना, वो तो कॉमन सेंस है। असल में उसको ये तो मिल गया U01। अच्छा, वो ट्रैकिंग कर रहा होता है कि ये पूरा बनाने के लिए ये पूरा पाथ का होना जरूरी है। ये असल में आपने जो कमांड चलाई ना, इसका मतलब है कि ये बनाओ, वो इन चीजों को, हाँ जी, यहां से होते हुए जाके ये बनाओ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कदीर भी बनाओ डेटा भी बनाओ। इसका मतलब है आप 9 फेब डेटा का फोल्डर बनाओ। जो कि उसने बोला मैं बनाने तो जाऊं, उससे पहले क्या नहीं है, डेटा का फोल्डर नहीं है, डेटा से पहले कदीर का फोल्डर नहीं है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं कहूं यही कमांड, ये चल जाएगी? ये चल जाएगी। क्यों? U01 मौजूद है, उसके अंदर कदीर जाके बना देगा। अब इसी के साथ डेटा और ये 9 फेब का लिखता हूं, क्या ये चल जाएगा? ये नहीं चलेगा। क्यों? बीच में डेटा नहीं है, तो ये उसको बनाने नहीं देगा। अच्छा, अगर मैं यूं करूं, ये चल जाएगा? ये चल जाएगा। क्यों? कदीर तक चीजें मौजूद है। अब ये मैं कमांड चलाऊं, अब चल जाएगा। अब ये वही फोल्डर पूरा बन गया। बातें समझ आ रही हैं? इस तरह लिनक्स काम करता है। अगर मैं CD करके डायरेक्टली पूरा लिखूं तो ये डायरेक्ट देखो, अभी कहां मौजूद हूं इस वक्त मैं U01 में मौजूद हूं। अगर मैं लिखता हूं CD इस डायरेक्टरी पे चले जाओ, चला जाऊंगा ना, इजीली पहुंच गया, क्योंकि ये बना है, अभी बना है, सक्सेसफुली चल गया। देखो कमांड यहाँ पे, जब मैंने ये कमांड चलाई यहाँ पे तो ये सक्सेसफुली चल गया, कोई एरर इसने नहीं दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि वो उसके मेन फोल्डर से पहला फोल्डर मौजूद होगा तो आगे बनाएगा, वरना नहीं करेगा। ओके, एक चीज और मैं कहता हूं, दोबारा U01 में आए, RM-R कदीर, गया, सारे फोल्डर गए उसके। अब कहां पे मौजूद है इस वक्त? MKDIR कदीर /डेटा। अब बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अगर मैं यूं करूं, अब ये क्यों, अब देखो U01 इसलिए मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी U01 में अंदर मौजूद हूं, तो इसलिए पूरा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। और जहां पे मौजूद हूं ये फोल्डर वहीं बनाएगा। अच्छा, अगर मैं जाता हूं कदीर डेटा के अंदर, यहां आके ये कमांड चलाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि डेटा के अंदर फिर कदीर बनाएगा, U01 के अंदर, क्योंकि जहां मौजूद हूं वहां से। अगर आप आगे रेफरेंस दोगे यहां पे पूरा, भले अब आप कहां मौजूद हैं, इस डेटा के फोल्डर के अंदर, लेकिन ये अगेन स्टार्ट कहां से करेगा? और यहां पे एंड में जाके लिखता हूं अली, तो ये कहां पर बनाएगा फोल्डर? डेटा, ये वाला डेटा नहीं, जो पिछला डेटा है उसके अंदर। ये बात याद रखें, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं। ये इस वक्त, अब इस कमांड को मैं फिलहाल नहीं चलाता हूं, रुकिए एक मिनट, इसके आगे हैश डालता हूं तो ये कमेंट हो जाएगा। एंटर करूंगा तो कमांड नहीं चलेगी, कमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखें, इसने क्या बोला, कमांड नॉट फाउंड, लेकिन हैश लगा के मैं करता हूं, क्या हो गया? कमेंट हो गया। उसने कोई एरर नहीं दिया, तो ये ऊपर वाली लाइन को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया बल्कि कमेंट कर दिया फिलहाल, ताकि मैं कॉपी पेस्ट करूं बाद में। ये ट्रिक है। ठीक है,
अच्छा ये देख लो किस जगह मौजूद हूं, और ये अगर मैं चलाता हूं, अच्छा यहां पे मौजूद देखो, यहां पे कुछ भी नहीं है ना, मैंने कहां बनाया था एक और फोल्डर, यहां कदीर और बनाता हूं और एक और डेटा बनाता हूं यहां पे, ठीक है। अच्छा ये देखें U01 कदीर डेटा के अंदर मौजूद हूं, मतलब मैं इस डायरेक्टरी में मौजूद हूं, और यहां पे जो ls में कर रहा हूं, यहां पे ये कदीर कोई और कदीर है, वो पहला वाला नहीं है, ये डेटा के अंदर एक और कदीर का फोल्डर है, ठीक है। फिर डेटा, अब देखो कदीर का फोल्डर है, फिर डेटा है, फिर कदीर है, फिर डेटा है। अच्छा अब ये जो कमांड मैं चलाने जाऊंगा ये वाली, ये अली का फोल्डर कहां बनाएगा, कौन से डेटा के अंदर, जिसमें भी मौजूद हूं, इसमें डालेगा, यहां पे, यहां पे तो नहीं है, तो ये मतलब कि कहां बनाया होगा इसने, इधर। बात क्लियर हो रही है, वो जो पाथ डालोगे वही करेगा। अच्छा एक और चीज देख लो अब, rm-r, अच्छा फाइल के लिए डैश आर नहीं लगेगा, याद है ना, ओके। फाइल बनाने के लिए क्या था, टच, फोल्डर रिमूव कर दिया मैंने, ओके। कदीर का कोई फोल्डर नहीं है, अच्छा मैं कहता हूं mkdir/u01 में जाके बनाओ कदीर का फोल्डर, ये सिंपल है, ये तो बना देगा, ठीक है। डेटा, डेटा के अंदर फाइल्स, ठीक है, क्लासिफाइड, ओके। ये फोल्डर बनाऊंगा तो नहीं बनेगा, ऐसा ही है, क्योंकि U01 के अंदर कदीर है ही नहीं, तो उसके अंदर डेटा भी नहीं है। असल में आप ये फोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये वाले, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं -p, अब ये क्या करेगा, जो नहीं है वो पहले बनाते जाओ, हत्ता के जाके क्लासिफाइड को अचीव कर लो। मतलब सबसे पहले ये बनाने जगह, ये बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, फाइल्स, फाइल्स बनाने के लिए क्या चाहिए, डेटा, डेटा बनाने के लिए कदीर चाहिए, तो ये कदीर से फोल्डर बनाना शुरू करेगा, डेटा फाइल्स क्लासिफाइड तक ये सब बनाएगा, इसके जो जो चेन है पूरा चेन कंप्लीट करेगा। -p, उसकी जान छूट गई आप उससे, जो अभी बार बार एरर आ रहा था आपको, यार पी का मुझे फ्लैग का नाम याद नहीं कि पी इज फॉर व्हाट, मुझे याद नहीं, लेकिन पी की कमांड से मुझे इतना याद है कि, क्योंकि यार वक्त के साथ आप चीज़ें भूल जाते हो उसके फुल फॉर्म क्या है, लेकिन काम उसका याद होता है कोई, ठीक है। कुछ ऐसा ही है भाई, कुछ एक खाता है तो दूसरा भी खाता है, ये वही है भाई सिलसिला। हाँ चले ठीक है भाई, आपने देखा पी की कमांड के साथ उसने जितने भी फोल्डर हैं खुद ब खुद बना लिए होंगे। CD U01 में आए आप, ls करो, कदीर का मौजूद होगा, देखो कदीर के अंदर आप आएंगे, वही डेटा का फोल्डर आ गया, ऐसा ही था, यही आपने रिक्वेस्ट की थी। इसके अंदर क्या होगा, फाइल्स, और यहां कुछ भी नहीं है। अच्छा मैं कहां मौजूद हूं इस वक्त, किसी और डायरेक्टरी में हूं, U01 में भी नहीं हूं, ऐसा ही है। मैं कहता हूं टच, यहां जाके पहले तो ये लिखता हूं टच, ये क्या कमांड चलेगी ये वाली, क्योंकि वो बोलेगा इस नाम का फोल्डर है यहाँ पे, बल्कि इसने इस नाम का जब सॉरी फाइल बना दिया, वो फोल्डर होगा, ये क्या होगा, फाइल होगा। आके चलो देखते हैं, नहीं ये देखें, यहाँ आते हैं फाइल्स में आएंगे तो यहाँ पे 2 क्लासिफाइड के नाम के होंगे मेरे ख्याल से। ओह नया, इसने काम नहीं किया, वो आपके लिए उसने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि उस नाम का उसको फोल्डर ऑलरेडी मिला, तो उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ एक्सटेंशन नहीं दो, बहरहाल टच वहां काम करेगा जहां पे कुछ इस नाम का ऑलरेडी ना हो। अच्छा क्लासिफाइड मैं 1 कहता हूं तो अब ये करेगा, क्योंकि क्लासिफाइड नाम का वहां पे एक फोल्डर है, तो इसने एग्जीक्यूट तो कर दिया लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया, क्योंकि उस नाम का फोल्डर वहां बना हुआ है। बात समझ आ रही है। अब इसने क्या बनाया होगा, फाइल क्लासिफाइड 1 के नाम से। अब जाके वहां देखते हैं, क्योंकि इस वक्त तो मैं कहीं और हूं ना,
मैं इस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ, लेकिन वहाँ रह के भी आप दूसरी जगह पे छेड़खानी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप वहीं रहो वहीं जाके करो, नहीं नहीं, कहीं से भी जाकर कर सकते हो आप। यहाँ आया मैं यहाँ तक, यहाँ पे 2 होंगे, क्लासीफाइड का फोल्डर होगा, क्लासीफाइड 1 का फाइल पड़ा होगा। अब देखो सही है, अगर सेम नाम का बना हुआ तो ऑलरेडी वो नहीं करता, वो इग्नोर कर देता है इसको। जैसे कि इस नाम का फोल्डर बना हुआ है तो फाइल कैसे बनाएगा? सेम नाम के 2 कैसे हो सकते हैं? आप RM जब करोगे, जब कोई एक्शन परफॉर्म करोगे, अच्छा लेट्स सपोज परमिशन चेंज कर रहे हो, वो फोल्डर के करे या फाइल के चेंज करे? क्लासीफाइड नाम का फाइल भी है, फोल्डर भी है। अगर उस एक ही नाम के दोनों हो जाते तो क्या, तो किसकी परमिशन वो चेंज करता? अगर आप कमांड चलाते हो परमिशन चेंज करो, इसके रीड ओनली करो, इसको रीड राइट करो, तो आप आगे नेम तो सेम पास करोगे ना, क्लासीफाइड। वो फोल्डर का नाम पास कर रहे हो या फाइल का, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। बोला किसकी बात कर रहे हो भाईजान? इसीलिए वो टच भी इसलिए नहीं चला। उसने बोला इस नाम का ऑलरेडी वहाँ पे एक फोल्डर मौजूद है। अच्छा, मैं दोबारा टच करता हूँ क्लासीफाइड 1 के नाम से, तो उसने दोबारा उसी फाइल को देखा हुआ, कुछ किया नहीं होगा। मैं कहता हूँ VI क्लासीफाइड फाइल को जाता हूँ 1 के अंदर, इसके अंदर कुछ कंटेंट डाल देता हूँ ताकि पता चले कि कर क्या रहे, क्योंकि इस तरह की हरकतें मैं खुद भी नहीं करता। ये किया, कैड करता हूँ, आई होप कि इसको कुछ भी नहीं करता होगा। हाँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो टच कुछ भी नहीं करता। उस नाम का फाइल या फोल्डर ऑलरेडी मौजूद है उस डायरेक्टरी में, और आपने टच चलाया दोबारा से वहाँ पे, तो उसको कुछ भी नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई ऑलरेडी मैं क्या करूँ, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, इग्नोर बाहर। ठीक है, क्योंकि मैंने भी आज तक तजुर्बा किया था, पहली बार कर रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे भी आज पता चल रहा है कि यार ये तो ये कर रहा है, लेकिन उसलूब का पता चल गया क्या कैसे काम करता है। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ PWD कहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे RM क्लासीफाइड 1, यहाँ पे R लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइल को रिमूव कर दिया मैंने क्लासीफाइड 1 के नाम से। अच्छा, दोबारा देखें कमांड को, टच, यहाँ पे न्यू फाइल .fkg नाम का तो कोई नहीं है ना, टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट फाइल वहाँ बनाएगा FKG का। अब जाके देखिए वहाँ पे, अच्छा मैं अब ये CD कर रहा हूँ, ये कमांड चलेगी? नहीं, क्योंकि CD फॉर चेंज डायरेक्टरी। क्या आखिरी जो आ रहा है आपका वो डायरेक्टरी है? फाइल है, नॉट अ डायरेक्टरी, कह रहा है FKG नॉट डायरेक्टरी। अब यहाँ आके मैं कहता हूँ यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे LS करूँगा तो फाइल नजर आएगी, वो वाइट कलर में आ रहा है। अगर यहाँ पे MKDR करूँगा तो ब्लू कलर का डायरेक्टरी बन जाएगी। बात क्लियर हो रही है? टच को दूसरी जगह से बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हो। दूसरी जगह पे सब फोल्डर बनाने के लिए -P यूज़ किया मैंने, फाइल बनाने के लिए -P की ज़रूरत नहीं है, बस वो पूरा डायरेक्टरी बताओ कि इस डायरेक्टरी में जाके ये फाइल बना दो, उसने वो फाइल भी बना दिया। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब LS की कमांड को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। जो LS की कमांड हम पढ़ रहे थे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, देन क्लास को मेरे ख्याल से एंड करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी डिटेल में चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। चार्जर देना, ये वापस रखो रे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चलें जी, LS को मजीद एक्सपेंड करते हैं, LS की कमांड को। ठीक है, क्योंकि LS सादा लिखने से सिर्फ फाइल और फोल्डर्स दिखाता है। अच्छा, मैं अब जाता हूं CD /home Oracle, इस फोल्डर में मौजूद आ गया। मैं देख लेता हूं जरा दरवाजे पे कौन है। ठीक है, तो LS यहाँ पे करूँगा दोबारा से। यहाँ पे क्या कह रहा है? कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसे ही इस फोल्डर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। -A जो है फॉर हिडन फाइल्स है। ए जब आप लगाएं तो आपको हिडन फाइल भी दिखाएगा। यहाँ पे तो आपको LS में उसने एक फाइल भी नहीं दिखाया, -A लगाया, A आपको हिडन फाइल का लिस्ट दिखा देगा। ठीक है, वही कमांड। और आप देखें इसमें जितनी भी हिडन फाइल है उनके आगे देखो क्या लग रहा है, यहाँ पे मैं कहता हूँ टच न्यू फाइल, तो आप LS करो तो सिर्फ एक ही फाइल दिखेगा, हिडन नहीं दिख रहे। मैं कहता हूँ टच डॉट माई फाइल, वो न्यू फाइल है, ये माई फाइल। इसके आगे मैंने क्या डाल दिया? डॉट लगा दिया, शुरू में, बाद में नहीं, शुरू में। बना तो उसने दिया है लेकिन उसको हाइड कर दिया। हाइड हिडन फाइल देखने के लिए क्या है? डैश। अब माई फाइल जो भी है वो भी दिखेगा। आप देखो, ये देखिए ऊपर ये माई फाइल नहीं था, तो हिडन फाइल
अच्छा ए के साथ जो है ना हिडन तो आ जाएंगे, वो जो ओरिजिनल है वो भी तो आएंगे ना, वो एलएससी कमांड वो तो आएंगे, ठीक है। ए फॉर ऑल, ठीक है, तो उसमें हिडन भी और हिडन फोल्डर भी होते हैं, उसके आगे भी डॉट लगता है, MKDIR, फिर उसको भी स्टार्ट करोगे डॉट से, ठीक है, MKDIR डॉट फिर फाइल फोल्डर का नाम, वही तरीका, लेकिन टच के बजाय MKDIR से बनेगा, फोल्डर के नाम के आगे डॉट लगेगा, और उसको देखने के लिए डैश ए फिर ऑल, मतलब सारे दिखाओ, ठीक है, LS-A, क्लियर है। अच्छा, अब मैं कहता हूं यहां पे किसी और फोल्डर में जाते हैं, ठीक है, जहां पे बहुत कुछ हो ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। फिलहाल ये भूल जाओ कि ये क्या था, ये भूल जाओ। बहरहाल आप देखिए, आप इस डायरेक्टरी में आप मौजूद हैं, किसमें, इस वाले में, इतना तो समझ आ रही है ना, इतना तो आप फेमिलियर हो ही गए हैं, अब एक आधे घंटे से यही बातें कर रहे हैं। तो आप इस फोल्डर में मौजूद हैं, इस प्रिवेंट वर्किंग डायरेक्टरी में आप गए तो इसमें आप मौजूद हैं, इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ के अंदर मैं कहता हूँ LS आ गए, LS-A तो हिडन भी दिखा देगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा हिडन है ही नहीं, डॉट करके कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ LS-A फॉर हिडन है, ना लगाओ अगर आप नहीं चाहते तो, और फ्लैग से L लिस्ट के अंदर मजीद लिस्टिंग करो उनकी, यूं आ जाएंगे लिस्टिंग में, बजाय के इस तरह, क्योंकि ये लाइन पूरी हो गई तो उसके नीचे वाली लाइन में प्रिंट कर दिया, फिर उसके नीचे वाली लाइन में प्रिंट कर दिया। मगर आपने LS-L कर दिया कि लिस्ट करके और लिस्टिंग करो उनकी, तो आप स्क्रॉल अप करके देखिए, हर फाइल का इसने एक लाइन पे एक ही फाइल है, एक ही फोल्डर प्रिंट किया, देखो एक फोल्डर, एक 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 देखो, हर लाइन पे एक एक की प्रिंट किया। मजीद क्या उसमें आ रहा है, लेफ्ट साइड पे उसकी डिटेल्स आ रही हैं पूरी जी, परमिशंस वगैरह ये बाद में पढ़ेंगे, ये जो आ रही है ना, ये XXRR ये बाद में पढ़ेंगे, ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में। लेकिन आप ये देखें कि ये कब क्रिएटेड है, जुलाई 2 को 2022 को क्रिएट हुआ है फोल्डर ये, ठीक है। इसी तरह एक फाइल है, ये फोल्डर नहीं है बल्कि फाइल है, देखो फोल्डर का कलर क्या है, ब्लू है। अब कलर को भी छोड़ दो, बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देखें, जिसके आगे D लगा है वो क्या है, डायरेक्टरी, जिसके आगे D नहीं है वो डायरेक्टरी नहीं है। अब आप देखिए इसके आगे D का जो एरिया है क्या है, वो डैश है, मतलब एम्प्टी, जिसके आगे एम्प्टी है वो क्या है, डायरेक्टरी नहीं है, फाइल है, जिसके आगे D लिखा है वो डायरेक्टरी है। अब देखें इसके सामने क्या लिखा हुआ है, D, मतलब स्केड्यूलर जो है वो डायरेक्टरी है, और ये shutdown.log क्या है, फाइल है, इसके आगे D नहीं लिखा हुआ। इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बात क्लियर हो रही है। कलर को छोड़ें, असल चीज़ यही है, वो कलर तो आपको खुश करने के लिए मैंने बोला था, कलर नहीं था, असल ये है, पता चलेगा डायरेक्टरी है, यहाँ फाइल है, ठीक। क्या था फ्लैग, क्या था, -L था। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आसान हो जाए। L से लिस्ट करेगा, उसके देखो डेट वगैरह भी दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उनको सॉर्ट करो। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम उनको उसने सॉर्ट कर दिया। अब आप देखें, ठीक है, ये जो अभी लेटेस्ट है, अभी सिस्टम पे जो डेट है ना, वो अगस्त का ही आ रहा है, ठीक है, ये समझो अगस्त का महीना है सिस्टम के अंदर। लिनक्स क्यों में हम उसको शट डाउन करते हैं रोज रोज, तो उसका दिमाग काम वैसे भी नहीं करता बेचारे का, वो वर्चुअल मशीन है, छोड़ दो। तो सिस्टम में क्या डेट चल रहा है, लिनक्स में अगस्त चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ लिस्ट करो विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, मतलब सॉर्टिंग करो टाइम वाइज, तो आप देखें पुराने नीचे आ रहे हैं, मतलब वो शुरू कर रहा है लेटेस्ट से, ये लेटेस्ट है, और आहिस्ते आहिस्ते पुराने होते जा रहे हैं फाइलें, ठीक है। अगस्त से पीछे, फिर मई से फिर पीछे जाओ तो 2022 में चला गया वो, ठीक है। इस हाँ, अगर मैं यही करूँगा R, तो इसको क्या रहेगा, रिवर्स। अब क्या होगा, जो टॉप वाले हैं वो पहले यूँ आएंगे, समझ गए, रिवर्स ऑर्डरिंग होगी। अब देखिए अगस्त वाले नीचे आए हैं, और ये पीछे की तरफ जा रहा है, वो समझ आ रही है बात। LS का मतलब फाइलें दिखाएगा, वहां पे लिस्ट करेगा, -L तो उसकी लिस्टिंग पूरी करेगा, डेट वेट फॉर्मेट देगा, लेकिन वो मिक्स होगा, उसकी डेट वाइज सॉर्टिंग वॉर्टिंग नहीं होगी। आप उसके अंदर फिर L के अंदर T डालेंगे तो फिर टाइम वाइज सॉर्ट करेगा, वो क्या होगा, आपका डिसेंडिंग होगा डिफॉल्ट पे। फिर R लगाएंगे टाइम के बाद, तो रिकर्सिव में आपको दिखेगा। फिर नीचे जो है
लेटेस्ट होंगे, पुराने ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई सवाल? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप आर डालें, फिर एल डालें, फिर टी डालें, या फिर टी फिर एल डालें, आपके मन। इस काम वही करेगा। और फ्लैग आगे पीछे लिखना आसान कौन सा है? LTR आसान है। पता है क्यों? हम अल्टर करते हैं ना, अल्टर चलाते हैं, उससे मुझे याद होता है ALTR, अल्टर बहुत इजी है। तो ये आप लगाते हो तो बहुत इजी रहता है आपको अल्टर। तो अच्छा याद रखें, ए का इस्तेमाल किया करो। अक्सर लोग नहीं करते, उसमें फिर हिडन फाइल वो छोड़ जाते हैं बेचारे। ALTR लिखा करो, मेरी आदत है, मैं ALTR लगाता हूँ। कभी कभार मैं लिखता हूँ LS-LRTH। LR भी वही है, ALR वही है ना, ALTR यही था ना। इसमें तो LRT वही है, LRT तो वही है ना, ALTR वाले में अंदर था। एक्स्ट्रा क्या लगाया मैंने? या ऐसे लिखो, फ्लैग आगे पीछे मतलब नहीं, आखिर में H इज फॉर ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। यहां पे जो ये बाइट्स में दिखा रहा है ना, ये MB शेम्बी में दिखाएगा। KBs में फाइल छोटी है, MB हो तो MB में दिखाता। बस H का मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, उसी में ही देखो। A लगाऊं तो हिडन भी दिखाएगा। अब आपने LS के साथ A का फ्लैग भी सीख लिया, मतलब ऑल फाइल दिखाओ, हिडन भी दिखाओ। L का मतलब कि लिस्ट करो उनको, डेट वेट उनकी दिखाओ। फिर उसमें T लगाओगे तो सॉर्टिंग करेगा असेंडिंग में, R लगाओ तो डिसेंडिंग में ऑर्डरिंग करेगा उसी की, ठीक है। H में क्या करेगा? फाइल सिस्टम की साइज जो है, सॉरी फोल्डर एंड फाइल का साइज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखा देगा। इसमें कोई सवाल आप लोगों का? अच्छा, अब एक चीज और देख लो, LS के साथ आपने T लगाया, कोई काम बना इससे? नहीं बना। R लगाया, रिवर्स में दिखाओ, कोई काम बना? H लगाया, कोई काम बना? लेकिन L लगाया तो मतलब ये जो TRH ये हेल्पिंग है किसके? L के। लिस्ट होगा डेट वाइज, तभी उसकी सॉर्टिंग होगी टाइम वाइज। वही रिवर्स तभी होगा जब टाइम वाइज होगा, ठीक है। जब आपने R लगाया, ये भी चलेगा, ठीक है, लेकिन टाइम वाइज कहां है इसमें? देखो मिक्स दिखा रहा है पहले, फिर R जो है फिर T का वो है हेल्पिंग है। टाइम वाइज सॉर्ट होगा तो उसको रिवर्स करेगा ना। आपने कहा वो जो आउटपुट आ रहा है उसको रिवर्स कर दो, तो आपने सॉर्टिंग तो की नहीं थी। T इज फॉर टाइम वाइज सॉर्टिंग, R इज हेल्पिंग ऑफ T, और H तो वो समझो कि वो है, वो भी L का ही हेल्पिंग है कि आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देगा। बात समझ आ रही है? तो मेन इसमें LS के बाद जो मेन फ्लैग क्या है वो L है, और A फॉर हिडन है, वो तो इसको तो L के साथ भी लगने की जरूरत नहीं है, वो हिडन के लिए ALTR, और आखिर में H फॉर ह्यूमन रीडेबल। इजी था। आज की क्लास को यहीं एंड कर दें फिर हम। मजीद नेक्स्ट क्लास में लिनक्स को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और साथ में इंस्टॉलेशन करेंगे।